सोशल मीडिया पे दिखने वाली ज़िंदगी कितनी सच होती है? कंटेंट क्रिएटर बनना कितना आसान और मुश्किलों भरा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने हमारे साथ हैं उत्तम झा जी, जिन्हें आप एक्सप्लोर विथ उत्तम के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द संवादक में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। आई एम सो एक्साइटेड। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो आपको आज पहली बार देख रहे हैं, उनको आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं एक्सप्लोर विथ उत्तम के नाम से। मैं एक स्टोरी टेलिंग कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं पीपल, प्लेसेस और कल्चर को एक्सप्लोर करता हूं, स्पेशली बिहार के, और उनके रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग करता हूं, लोगों तक पहुंचाता हूं उन चीज़ों को। लोग बेशक प्यार भी मिलता है लोगों का, लोग पसंद भी करते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं एक्सप्लोर विथ उत्तम के नाम से, और आप डेफिनेटली मुझे फॉलो करने पे मजबूर हो जाएंगे। साथ में मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। अभी तक इवन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले तक मैं ब्रांड्स के साथ काम करता था, उनके लिए फ्रीलांसिंग करता था, वीडियो एडिटिंग करता था, ब्रांड्स को डिजिटल प्रेजेंस बनाने में उनकी मदद करता था। तो अभी तक मैंने 50+ ब्रांड्स को उनके डिजिटल प्रेजेंस बनाने में उनकी मदद की है। और ये बात मेरे कई सारे ऑडियंस को नहीं पता है, जो कि मैं बैकग्राउंड में करता हूँ। उन्हें बस यही पता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मेरा जो 70% काम है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, और 30% काम है जो लोगों को दिखाई देता है सोशल मीडिया पे। आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है? मतलब ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, बीइंग ऑनेस्ट, ये जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी जब मैं क्लास 11th में था। ठीक है, मेरे पास एक सेकेंड हैंड मोबाइल था, एंड्रॉयड सैमसंग A30, अगर आप लोग जानते होंगे तो। ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि हम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, उस समय हम ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे, मतलब 5-6 ट्यूशन्स पढ़ाते थे एक दिन में। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे, और मतलब बेसिकली हम सोशल मीडिया यूज़ करते करते बोर हो चुके थे। तो मेरा ऐसा था कि अब कुछ करना है, मतलब कुछ क्रिएट करना है। जब दूसरे लोगों को देखते थे कि वो कुछ बना रहे हैं, कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है, पॉपुलर हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मेन मोटिवेशन तो भाई पैसा ही था, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, पैसे कमा रहे हैं, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता था, और बस वही उसी फ़ोन से स्टार्ट कर दिया मैंने। मतलब बहुत सारा निश ट्राई किया, कभी मोटिवेशन, कभी कुछ, आपको तो पता ही है, आप पुराने मित्र हैं हमारे। ठीक है, कभी कुछ बहुत सारा चीज़ ट्राई किए। मतलब मेरा ऐसा है ना कि हम कभी कोई कोर्स नहीं किए, ना एडिटिंग कोर्स, ना कुछ भी, ना वॉइस ओवर, ना एनीथिंग, कुछ भी नहीं। हर चीज़ इतना बार हम ट्राई किए, इतना बार ट्राई किए कि हम सब सीख गए। ठीक है, मेरा ऐसा है। तो क्लास 11 से स्टार्ट हुआ ये जर्नी पूरा। ठीक है, और यही मज़े मज़े में स्टार्ट हुआ था, और अब सीरियस हो गया है। आज लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक्सप्लोर विथ उत्तम होने से पहले उत्तम जी क्या थे? एक्सप्लोर विथ उत्तम होने से पहले उत्तम जी एक ऐसे नॉर्मल लड़के थे जिन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ों का गलत एडिक्शन भी था। ठीक है, जो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, और जो प्यार में सी बनने वाली चीज़ें होती हैं वो थे। ठीक है, डेफिनेटली जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, बहुत सारे, इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है ना, इसमें आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और अपने आप से बहुत ज़्यादा अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बहुत चेंज होते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट क्रिएशन से पहले हम एक नॉर्मल लड़के थे, जो इंडिया के 90% टीनेजर्स होते हैं वही थे, और दुनिया भर की डीमेरिट्स थी, कुछ मेरिट्स थी, अच्छी चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी मेरे में। अगर आप बताने में सहज हैं तो क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार का एडिक्शन था? जैसे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, पॉर्न एडिक्शन, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते इस चीज़ों पे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना, पढ़ाई से भागना। ठीक है, फिर एक होता है कि किसी एक लड़की के पीछे पड़ गए, वो भाव दे नहीं रही है, फिर भी उसी के पीछे पड़े हुए हैं, उसको टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। फिर जब से वो एक चीज़ स्टार्ट हुआ ना कि यार वीडियो बनाना है, लोगों का अप्रिसिएशन मिलने लगा, लोग एडमायर करने लगे, तो एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है इंसान के ऊपर कि भाई नहीं, अब हमको अच्छा वीडियो बनाना है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वहाँ से ज़िंदगी फिर चेंज होती है। लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ से उत्तम झा एक्सप्लोर विथ उत्तम बने? टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ नहीं था। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, मैं वीडियोस बनाता रहता था, मतलब कुछ चल नहीं रहा है, 200 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, रुक जा रहा है, फिर भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो एक होता है कि कभी कभी ऐसा होता था कि वीडियो कोई अच्छा चल जाता था,
तो मैंने बहुत सारे निशेस ट्राई किए, फिर मैंने मिनी ब्लॉग्स पे शिफ्ट किया, ठीक है, मिनी ब्लॉग शिफ्ट किया। लोगों को बहुत मजा आने लगा मेरे मिनी ब्लॉग्स में, तो वो कह सकते कि मेरा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद से मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। उससे पहले मैं करता था कंटेंट क्रिएशन, लेकिन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। ये कंटेंट क्रिएशन का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला है? जैसा कि मैंने बताया, मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना कोई खास मज़ा नहीं आने लगा एक टाइम के बाद। बोला क्या वही रोज़ इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, रोज़ फेसबुक खोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, फालतू रील्स देख रहे हैं, 4 लड़कियों के फोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। तभी फिर एक होता है ना, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लो, उस चीज़ से इंसान बोर हो जाता है, तो अब लगता है कि भाई अब कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। और मेरे अंदर शुरू से एक था कि भाई एक नॉर्मल लाइफ तो नहीं जीना है, वही 9 to 5 जाके कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो तो नहीं करना था। शुरू से वो था भाई, वो था। आपका पहला वायरल वीडियो कौन सा था? पहला वायरल वीडियो आई थिंक मैंने किसी कॉलेज पे बनाया था, पटना के किसी कॉलेज पे, और वो लड़कियों पे था वो वायरल वीडियो, इसीलिए वायरल चला गया था। आई थिंक मगध महिला कॉलेज की लड़कियों पे था, तो आई थिंक वही था मेरा वायरल वीडियो। ऐसा कुछ बुरा वीडियो नहीं था, मतलब नॉर्मल फन वीडियो था वो। सोशल मीडिया के साथ आपका रिश्ता समय के साथ कैसे बदला है? समय के साथ कैसे बदला है? पहले सोशल मीडिया के साथ जो मेरा रिश्ता था वो बहुत ऐसे ही कैजुअल रिश्ता था, कैजुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं सोशल मीडिया के साथ। फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता चला गया, सोर्स ऑफ इनकम बन गया, लोग इसी वजह से मुझे जानने लगे, इसी वजह से पहचानने लगे, तो एक कहते हैं कि सीरियस रिलेशनशिप हो गया फिर क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कंटेंट क्रिएशन छोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे बीइंग ऑनेस्ट ऐसा कभी नहीं लगा कंटेंट क्रिएशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन हम किसी प्रेशर में स्टार्ट किया ही नहीं था। एक होता है ना, इंसान बहुत प्रेशर में और बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करता है कि भैया हमको इससे पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं आ रहा है बाप रे क्या होगा। ऐसा मेरा कुछ नहीं था, मेरा था कि बस मज़ा आ रहा है, हमको करते हैं, तो मेरा इसीलिए मेरा, अगर अभी भी हम नहीं कमा रहे होते हैं तो अभी भी हम वीडियो ही बना रहे होते हैं, हमको मज़ा आता है इस चीज़ में, मज़ा आने लगा है। तो अभी भी हम कहीं जाते हैं, किसी चीज़ को शूट करते, उसको एडिट करते, लोगों को दिखाते, 100 लोग ही देखते हैं, 2 ही लोग कमेंट करते, उसी में मुझे मज़ा आता है। तो ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ कि छोड़ देना चाहिए। अभी के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई छोड़ के कह सकते हैं या फिर पढ़ाई से टाइम निकाल के डेली व्लॉगिंग काइंड ऑफ या फिर कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सही है, हमको तो लगता है कि भाई साइड से आपको डिजिटल फील्ड में आना ही चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक तरीके से देख सकते हैं अब डिजिटल हो चुकी है। हर चीज़, चाहे एआई का आना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स में मैं सबसे ज़्यादा जो देखता हूँ वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी बनना है तो आपको एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान पहले होना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, नॉलेजेबल नहीं रहेंगे, आपको मॉरल्स और एथिक्स के क्या ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में लंबा नहीं जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। आपके फील्ड में बहुत से ऐसे लोग दिखते होंगे जिनके पास फॉलोअर्स आपसे कहीं ज़्यादा होंगे, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप में और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा खुद की बड़ाई करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके कंटेंट में एक जो प्रीमियमनेस होती है, एक जो मोरालिटी होती है, एथिक्स होती है, वो कहीं ना कहीं नहीं नज़र आता है। ऐसे नहीं है कि समझ नहीं नज़र, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ आ जाता है। हाँ, मैंने थोड़ा है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ लिया था, मैं सीरियस हो गया था क्लास में, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं शब्दों का जब चयन करता हूँ अपने वीडियो में तो वो बहुत इम्पैक्ट डाल देता है। बुक्स पढ़ने की आदत मेरी अभी भी है, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाल देती हैं। देखिए, मेन चीज़ है आप पढ़े लिखे रहें ना रहें, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप कंटेंट बनाएंगे, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। कोई ऐसा फेल्योर या फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया हो? फेलियर या एम्बैरेसिंग मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। बात रहा फेलियर का, तो हम बहुत फेल होते हैं, ठीक है, और बात रहा फेलियर से सीखने की, तब तो वो तो हम हमेशा कह सकते हैं हर वीक कुछ ना कुछ सीखते हैं। बाकी ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी नहीं रहा है मेरे लिए। अगर आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? बीइंग ऑनेस्ट, अगर जो एक अच्छा क्रिएटर होगा ना, ठीक है, या जिसको सच में सोशल मीडिया की नॉलेज है, जो सच में सोशल मीडिया पे काम कर रहा है विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी से ज़्यादा हेल्प लेना, वो सोशल मीडिया के बंद होने से बिल्कुल नहीं डरेगा। क्योंकि सोशल मीडिया बंद हो जाए लेकिन चीज़ें
ऑनलाइन रहेंगे, चीज़ों का डिजिटल काम जो है वो चलता रहेगा। तो सोशल मीडिया बंद हो जाए, हम फ्रीलांसिंग कर लेंगे। मुझे वीडियो एडिटिंग आता है, मुझे वॉइस ओवर आता है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी आती है, ठीक है, मुझे शूट करना आता है। तो स्किल्स है तो भाई किस चीज़ से डरना है, स्किल्स है तो किस चीज़ से नहीं डरना है। इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, कोई और ऐप आ जाएगा। टिकटॉक बंद हुआ तो रील्स आ गया, जैसे उसी तरह कुछ बंद होगा कुछ आ जाएगा। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनने का शुरू से मौका मिले, हाँ। तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? शुरू से मौका मिले मतलब ये नहीं समझे। मतलब आप अभी कंटेंट क्रिएटर है, हाँ। बट अगर आपको ये जर्नी फिर से स्टार्ट करने का मौका मिले स्टार्ट से, अगर आप 11th में या 12th में स्टार्ट किए हो, आपको वहीं से फिर से स्टार्ट करने का मौका मिले आप पास्ट में जाके, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? अगर स्टार्टिंग से फिर से शुरू करना पड़े तो अब मुझे कुछ चीज़ें हैं जो पता चल चुकी हैं सोशल मीडिया पे। अगर जल्दी से ग्रो करना है तो वो ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट वाली टॉपिक्स चुनो, जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट हो, तुम्हें इंटरेस्ट ना हो। लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट की टॉपिक एक चुन लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट की टॉपिक चुनो, जैसे कि अभी टेक, AI, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में लोगों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। पढ़े लिखे लोग इन सारी चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं। ये सारी टॉपिक्स चुनो, 2 महीने 6 महीने का एक प्लान बनाओ और कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ। एक ऐप जिसे आप कभी डिलीट नहीं कर सकते? वो तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम ही होगा। रोजी रोटी दुकान है वो मेरा। अभी तक आपको सबसे वियर्ड सा मैसेज क्या आया है? वियर्ड सा मैसेज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हेट कमेंट्स, हेट मैसेजेस बहुत आते हैं, गाली वाली से भरे हुए। पता नहीं सबको क्या बुरा लग जाता है मेरे वीडियोस में, तो वो सब आते हैं। ऐसा कुछ वियर्ड तो नहीं आया। जनरली कह सकते हैं कि 80% 85% तारीफ ही होती है, अच्छी मैसेजेस ही होती है। कुछ कुछ मैसेजेस बुरे होते हैं, वो हर क्रिएटर्स के साथ होता है। एक परफेक्ट वीडियो या फोटो लेने के लिए आपको कितने टेक्स लेने पड़ते हैं? देखिए, शुरू में टेक्स बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आप उतने स्किल्ड होते नहीं हो, हाथ साफ हो रहा होता है आपका। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो सारा एक्सपीरियंस का खेल है। जितना ज्यादा आप किसी चीज को करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें शार्प होते चले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट फोटो और वीडियो लेने में तो नहीं टाइम लगता है, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कंटेंट क्रिएशन इजी मनी का एक सही रास्ता है, ये कहना कितना सही होगा? देखिए, इजी मनी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इजी मनी एक टाइम के बाद होता है कंटेंट क्रिएशन में। शुरू में इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, ठीक है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन लोगों को जितना पैसा दे रहा है, आई थिंक उतना और कोई फील्ड तो नहीं दे रहा है, जहां तक मैंने रियलाइज किया है या देखा है। कितने समय में आप पैसा कमाना शुरू कर दिए थे? वो मैंने कब स्टार्ट किया था, मतलब मेरा पैसा कमाना शुरू हुआ था आई थिंक आज से 2 साल पहले। मतलब और उसके पहले कितने दिन से आप कंटेंट क्रिएट कर रहे थे? उससे पहले भाई 3-4 साल तक मैं बिना पैसे के 4 साल? हाँ, 4 साल आप मान सकते हैं, बिना पैसे के मैं करता जा रहा था। अभी 2-3 साल पहले से आना शुरू हुआ है पैसा। अभी तक कितना पैसा कमा लिया आपने? बीइंग ऑनेस्ट, अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने अभी मेरे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं 20,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। मैंने कई सारे ब्रांड्स के साथ एज अ फ्रीलांसर काम किया कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में ही, ठीक है। अभी तक आई थिंक 10-15 लाख से ऊपर मैं इस फील्ड में कमा चुका हूँ। मतलब एक छोटा सा परिवार चलाने के लिए 20,000 फॉलोअर्स और उसके साथ में एक अच्छा कंटेंट क्रिएटिंग स्किल काफ़ी है। आपका निश बहुत मैटर करता है, आप किस फील्ड के कंटेंट क्रिएटर हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके 1 लाख फॉलोअर है, आप लिपसिंग करते हैं, आप 1 रुपया नहीं कमाइएगा, या बस महीने में आप 5,000 कमा लीजिएगा बहुत से बहुत। तो अगर आप हमारे दर्शकों को इसमें अगर कोई क्रिएटर बनना चाहते हैं, हाँ। या बने हुए हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा सजेशन ये रहेगा, आप वो कंटेंट बनाओ जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक रिव्यूज देखना चाहती है नए फोन्स का या किसी चीज़ का, पब्लिक घूमना चाहती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, पब्लिक ज्ञान लेना चाहती है। पब्लिक क्या चाहती है वो सोचो। आपको क्या करने में मजा आता है, इट डजंट मैटर। आप बहुत अच्छा लिपसिंग करते हो, वो तभी काम आएगा जब आप बहुत सुंदर हो, या तो आप लड़की हो। अगर आप लड़के हो तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट का चीज बनाना है, वो चीज बनाना है जो पब्लिक डिमांड कर रही है इंटरनेट पे, तब आप पैसे कमा पाओगे। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं ये बनाऊं इसमें मुझे मजा आता है, नहीं, वैसे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप भले ही अच्छा फील करोगे कि आपको मजा आ रहा है, लेकिन हाँ, पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एकदम रॉ एंड रियल बात है। आपको कोई भी यही बोलेगा कि वो करो जिसमें तुमको मजा आता है, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। जिसमें पब्लिक को जब तक मजा नहीं आएगा तब तक ब्रांड आपको क्यों पैसा देगा। कोई ऐसा 3 नीश बता सकते हैं जिसमें पैसे बनाने विद रिस्पेक्ट टू अदर नीश थोड़ा आसान है? देखिए, निशेज की अगर बात करें तो कुछ निशेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है।
अगर आप टेक फील्ड को चूज करते हैं, ठीक है, उसमें पैसा है, क्योंकि अभी टेक रिवॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, और टेक जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है, और टेक वही लोग देखते हैं जिनके पास पैसा है, जो टेक खरीद सकते हैं, तो इसमें पैसा है, ठीक है। दूसरा है, अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर है, ठीक है, तो उसमें पैसा है, अच्छा पैसा है, आपको यूट्यूब एडसेंस से भी अच्छा पैसा मिल जाएगा, और उसमें ब्रांड्स भी बहुत अच्छा पैसा देते हैं। और दूसरा है, अगर आपका पॉडकास्ट प्रीमियम लोगों को टारगेट करता है, तो उसमें भी अच्छा पैसा है। और हाँ, अगर आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, तो उसमें भी पैसा है, लेकिन जो मैंने टेक फाइनेंस ये बोला, ये ज्यादा देता है रिटर्न। इंस्टाग्राम पे फास्ट ग्रोथ के लिए कोई 3 टिप्स जो कि आप न्यू क्रिएटर्स को देना चाहेंगे, वो कौन सा है? सबसे पहला होगा, ऐसा टॉपिक चुनो जो पब्लिक डिमांड कर रही है। दूसरा, 6 महीने का एक गोल बनाओ, कंटेंट पूरा प्लान करो और कंसिस्टेंट रहो। और एक एडवांस टिप दे देता हूँ, हर वीडियो में एक अच्छा सा हुक रखो। अभी के टाइम में कंटेंट बहुत तरीके के बन रहे हैं, तो वल्गर कंटेंट, गाली वाले कंटेंट और साफ सुथरे कंटेंट में आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर आपका कंटेंट साफ सुथरा होगा, आप पैसे ज़्यादा इजीली कमा पाएंगे, ब्रांड्स आप तक जल्दी रीच आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्रांड अपना नाम खराब नहीं करना चाहता है किसी ऐसे क्रिएटर के साथ जुड़ के जो गाली गलौज करता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते जो गाली गलौज करता है वो नहीं कमाता है। आप भुवन बाम ही, जो आजकल इतने रिस्पेक्टेड क्रिएटर हैं, और शुरुआत उन्होंने भी गाली से की थी। समय रैना जो आज का ट्रेंड में है, शुरुआत उनकी भी डार्क जोक से हुई थी। फिर कैरी मिनाटी, उन्होंने भी पेंचो पेंचो करके शुरुआत किया था। तो आगे चल के सब सुधर जाते, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप वल्गर ना बनाएं, अगर आप चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन में आगे ज़्यादा जाना। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर आपकी डेटिंग लाइफ कैसी है? ओके, तो देखिए, मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को आतंकवादी से कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन जैसे आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, वैसे कंटेंट क्रिएटर्स की प्रेम कहानी नहीं होती है। अगर एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ना वो दिन भर इन्वॉल्व रहता है अलग अलग चीज़ों में, कभी एडिटिंग है, कभी स्क्रिप्टिंग है, कभी चेंजेस है, कभी क्लाइंट है, कभी यहाँ शूट है, कभी वहाँ शूट है। तो ऐसे में तो भैया देखिए, जो गर्लफ्रेंड होती है वो वक्त चाहती है, और वक्त हमारे पास नहीं होता है। तो काफी मतलब घींच तीर के चलता है, अपना प्यार मोहब्बत वाला जो सीन है, घींच तीर के चलता है, ये कह सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद आपके कितने ब्रेकअप हो चुके हैं? बाप रे बीइंग ऑनेस्ट, मतलब ऐसा ब्रेकअप तो नहीं कहेंगे, लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है लोग आते जाते रहते हैं। उसके पीछे का रीजन समय नहीं देना ही था, या फिर एक थोड़ा शक होता है वो भी है कि हाँ, कहाँ मिलता हाँ, है? ये चीज तो है। ये अगर आप कंटेंट क्रिएटर के फील्ड में है, जब लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हो, तो एक शक वाला फैक्टर तो आ जाता है, ठीक है। भले ही हम लोग कुछ गलती करें ना भी करें, तब भी इनसिक्योरिटी आ जाती है सामने वाले में। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि बस लड़कियों में आती है, लड़कों में भी आती है। अगर कोई फीमेल कंटेंट क्रिएटर, उसका अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो उसमें भी आती है। तो ये इनसिक्योरिटी वाली चीज़ आ जाती है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ बढ़िया लव लाइफ चलाना है तो बहुत नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर आप आपकी गर्लफ्रेंड को और उनके फादर को कितने पसंद हो? देखिए, अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर का डेटिंग लाइफ की बात की जाए, तो जो भी जिसकी भी गर्लफ्रेंड है या होगी या व्हाटएवर, तो गर्लफ्रेंड को तो पसंद आएगा ही, ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ देख के ही पसंद की है। लेकिन बाप को बहुत हद तक नहीं पसंद आने वाला है एक कंटेंट क्रिएटर दामाद या जो भी है, क्योंकि उनके जनरेशन की दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं कह सकते हैं, वो हमारे काम को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि काफ़ी नया काम है। जैसे कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि जो सरकारी, अगर सरकारी नौकरी है या प्राइवेट भी है तो किसी बहुत बड़े कंपनी, नोन कंपनी में है, जैसे TCS वगैरह हो गया, ये सब हो गया, या फिर नोन कंपनी है, तभी वो जॉब सिक्योर है। और कंटेंट क्रिएटर है मतलब इतना खाली वीडियो बनाता है मजे के लिए तो वो समझ में नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कॉन्फ्लिक्ट वो रहता है मतलब। लेकिन जब वीडियोस पे पैसा दिखने लग जाता है, उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर दिख रहा है कि भाई वीडियो बना के इसके घर के आगे 2 कार खड़ी है, अच्छा सा घर है, खुद का अकाउंट में अच्छा पैसा है, तो फिर तो कोई भी एग्री हो जाता है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि आप कितने दिन तक रिलेवेंट रह सकते हो कंटेंट क्रिएशन में? कंटेंट क्रिएशन में रिलेवेंट रहना वो टोटली डिपेंड करता है क्रिएटर पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब आप रिलेवेंट नहीं है। अब आप रिलेवेंट नहीं है क्योंकि आप ज़माने के हिसाब से चेंज नहीं हुए, ट्रेंड चेंज हुआ, चीज़ें बदली, नई चीज़ें आई। आप नई चीज़ों को कितनी जल्दी आपने अडॉप्ट किया, कितना क्विक एक्शन आपने लिया, उस पर डिपेंड करता है कि आप रिलेवेंट हो या नहीं हो। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं,
उनको भी जेंजी लोग देख रहे हैं, उनको भी जेंजी, कूल दादाजी, कूल नानी जी, तो वो जेंजी के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, जेंजी के हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो रिलेवेंट है, भले उनकी एज कुछ भी हो। तो वो टोटली कंटेंट क्रिएटर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा पेनफुल क्या होता है, गर्लफ्रेंड का छोड़ के जाना या किसी पोस्ट का फ्लॉप हो जाना? नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार, गर्लफ्रेंड का छोड़ के जाना ज़्यादा पेनफुल होता है। वहाँ इमोशंस हमारे कनेक्ट होते हैं, बाकी पोस्ट और रील्स वीडियोस का फ्लॉप होना तो वो तो लगा रहता है, वो तो रोज का खेल है। वो तो लगा किसी पोस्ट के फ्लॉप होने पे कभी रोए हो आप? नहीं, ऐसा इतने मतलब माँ बाप ने इतना कमजोर नहीं बनाया यार कि पोस्ट के फ्लॉप होने पे रो दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई क्रिएटर जो कि फ्लॉप होने पे रोने लग जाए, इस तरीके के? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा उन पे इम्पैक्ट दिखने लग जाता है अगर उनका कोई रील नहीं चला। देखिए, थोड़ा सा बुरा तो हर क्रिएटर को लगता है यार कि इतना मेहनत किए और वो रील नहीं चला, वो वीडियो नहीं चला, वो लगना जरूरी भी है, चाहिए भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि यार एकदम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट। मेरा ऐसा नहीं है, बहुत चिल रहता है इन सब चीजों में। तो ऐसे कोई क्रिएटर जो हमारे दर्शक भी हों, जो भी आपके पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? किसी पोस्ट के फ्लॉप हो जाने पे उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? चिल रहो भाई, देखो तुम्हारा हर रील हर वीडियो तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। तुम चाहे कितने भी, इवन अगर आप समय रैना का जो रिसेंट इंडियाज गॉट लेटेंट आया है, वो लोग बोल रहे हैं कि उतना फनी नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उतने व्यूज भी उस पर नहीं आया है। तो जब उतने जो नेशनल लेवल पे अभी फेमस चल रहा है उसके साथ जब ऐसा हो सकता है, तो हम और आप क्या ही है भाई। आप अपने स्क्रिप्ट राइटिंग को कैसे इम्प्रोवाइज किए? देखिए, जब आप शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उतना अच्छा आपका स्क्रिप्टिंग होगा नहीं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आप हमेशा पढ़ाई करते रहें, हिंदी साहित्य, नॉवेल्स या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, चीज़ें पसंद है, वो पढ़ते रहें। इससे आप शब्दों का चयन बेटर कर पाएंगे और आपके स्क्रिप्ट को एक अच्छा वर्ड और अच्छा सेंटेंस, आप सेंटेंस को किस तरीके से लाइन अप करते हैं, वो आपके स्क्रिप्ट को अलग बनाता है। पब्लिक प्लेस में कैमरा निकाल के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, कह सकते हैं कैमरा का डर होता है लोगों में शुरुआत में। तो आपको अगर किसी भी डर को ओवरकम करना है, किसी भी फियर को ओवरकम करना है, उस डर को बार बार फेस करो। सिंपल सा, इसका और कोई समाधान नहीं है कि मैं आपको ये 3 टिप दे दूं, वो कर लो फिर मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बनाओ, शुरू में शर्माओगे, शुरू में थोड़ा डरोगे, लोग घूरेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना ही पड़ता है, वो बनना ही पड़ेगा और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो जाती है। तो डर को जितना ज्यादा फेस करोगे उतना ज्यादा बेटर होता चला जाएगा। ऐसा भी होता होगा आपसे कंटेंट बनवाने के बाद कुछ कंपनीज आपको पेमेंट नहीं करती होगी, उससे कैसे डील करते हो आप? कि ऐसा बहुत बार तो नहीं होता है कि काम करवाने के बाद कोई पैसा ना दे, ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा होता है। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को पेशेंस रखना चाहिए, अपना ऐसा मॉरल्स और एथिक्स भूल नहीं जाना चाहिए, ब्रांड्स को अच्छे से ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि 100 में से 2 ही 3 लोग ऐसे होंगे जो आपका पैसा नहीं देंगे। अगर आप मेरा पहला इंसिडेंट जानना चाहो कि क्या हुआ था, तो मैं बताना चाहूँगा। मेरा सबसे पहला एक प्रमोशन आया था एक कैफ़े का, पटना के कैफ़े, मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मेरे जब और ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे जब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा मेरा, तब मैं जाऊँगा उसके कैफ़े में, खाना खाऊँगा और उसका बैड रिव्यू दूंगा अपने वीडियो में। ये मैंने सोचा हुआ है। अब पता नहीं अब ऑडियंस इस चीज़ को कैसे देख रही है। तो उन्होंने मेरे से काम करवाया और हाफ पेमेंट किया और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारा व्यूज़ नहीं गया। लेकिन भाई, जो बात हुई थी पेमेंट की, वो तो तुम करोगे ना, और आप 24 घंटे में ही व्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा था, क्योंकि व्यूज आने में जनरली 2-3 दिन का टाइम देखा जाता है। पेमेंट व्यूज बेस्ड होते हैं? व्यूज बेस्ड नहीं होते, पेमेंट होते हैं। आपका एक बात हो गया है क्रिएटर से कि आप इतने में मेरा ये काम कर रहे हो, मेरा ये एक वीडियो कर रहे हो, तो वो मुझे आपको देना है। उससे एंगेजमेंट का कोई मैटर है। आप एंगेजमेंट पहले देख लो, क्रिएटर का क्या व्यूज आता है नहीं आता, क्या फॉलोअर्स है, कितना इम्पैक्टफुल क्रिएटर है, लोगों में इसकी क्या इमेज है, वो ब्रांड्स पहले देखते हैं। व्यूज का पैसा नहीं होता है, और वो डील पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली व्यूज का पैसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे तो नहीं होता है। बी ऑनेस्ट, इन्फ्लुएंसर्स फेक अकाउंट से अपने एक्स को स्टॉक करते हैं क्या? कौन नहीं करता है? कौन है जो नहीं कर रहा है ये चीज? मुझे मिलवाओ उससे। आई थिंक 99% लोग करते हैं यार, एक्स पे सब मिस करता है, सब स्टॉक भी करता है, ये रियल बात है और मैंने भी किया है। मुझे कोई डर नहीं है ये चीज एक्सेप्ट करने में, क्योंकि हर कोई करता है, हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं। और अगर जब हमारा किसी से ब्रेकअप होता है, डिटैच होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेमोरीज, अटैचमेंट तो वो हमेशा जिंदगी भर रहती ही है, वो धीरे धीरे फेड होती है। तो हर कोई ये स्टॉक करता है यार, ये एक्सेप्ट करने में क्या ही दिक्कत है। कोई ऐसा ट्रेंड जिसे आप सीक्रेटली बहुत हेट करते हो?
ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। और ऑनेस्टली बताए तो आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना, कोई भी क्रिएटर वो रील बना देगा, उसमें कोई एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, नो डाउट, बाद में बोलेगा अगर आपको इस चीज़ का लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और जब आपके कमेंट वो डीएम में आएगा तो बोलेगा नहीं आपने फॉलो नहीं कर रखा है। मतलब ये लोग जबरदस्ती फॉलो करवाते हैं, जो बहुत ही गंदा चीज़ मुझे लगता है। भाई तुम ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें फॉलो करने पे मजबूर हो जाए कि नहीं भाई ये क्रिएटर हमको रोज चाहिए मेरे फीड पे। आजकल जबरदस्ती फॉलो करवाने का ट्रेंड है, जो कि आई हेट दिस। ऐसा कोई ट्रेंड या फिर ऐसा कोई वीडियो जो आपने बनाया हो, बाद में आपको बहुत अफसोस हुआ हो कि ये क्या बना दिया मैंने? नहीं, मुझे ऐसा मेरा कोई वीडियो नहीं रहा जो जिस पे मुझे अफसोस होगा। ईच एंड एवरी वीडियो जिस पे मैं मेहनत करता हूँ मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। व्यूज आए ना आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आई लव दैट। आने वाले समय में आपके क्या नए नए प्रोजेक्ट से प्लान है? बीइंग ऑनेस्ट, आने वाले समय में मेरे काफ़ी सारे सीरीज आने वाले हैं। जो भी फैंस मुझे रेगुलर देखना चाहते हैं तो अभी बैक टू बैक सीरीज आने वाले हैं। बिहार, झारखंड, यूपी और उसके बाद इंडिया के जितने भी बाकी स्टेट्स हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ एज अ सीरीज। और वो अलग अलग सीरीज होगा। कुछ सीरीज में मैं 20 वीडियोस होंगे जो बस लोगों पे होंगे, 20 वीडियोस होंगे जो बस हो सकता है वहां के बस बच्चों पे होंगे। तो ऐसे ऐसे सीरीज आने वाले हैं बैक टू बैक। अंत में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश या सलाह? देखिए, हम अभी इतने बड़े तो नहीं हुए कि किसी को कोई सलाह दे पाए, लेकिन वैसे लोग जो मेरे एज ग्रुप के हैं और कुछ खास वैसा अभी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं या सोचते रहते हैं कुछ करने का, जो मेरे से छोटे हैं, उनके अपने भाई बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा ना भाई, कि एक मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है, वो है आराम का स्कैम। आराम कर लो भाई, कितना काम करोगे, आराम करना भी जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम वाला स्कैम, आपको काम करने के बीच में ही एंजॉय भी करना है, काम करने के बीच में ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है थोड़ा बहुत, लेकिन ये छुट्टी उट्टी लेने वाला चीज मत रखना, आराम करने वाला चीज मत रखना। आज आपने हमारे साथ अपना विचार और अनुभव साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ऐसे बातचीत करके और ये तो मेरा पहला पॉडकास्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा था, मजा आया। मिलते हैं द संवादक के नए संवाद में। टिल देन, दिस इज योर होस्ट कर्ण, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।